एक जो दिमाग में मेरे ये था कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, बिकॉज आई हैड नो आई शुड से कि मेरे पास इतना लीवे नहीं था, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं और अटेम्प्ट इसमें दे सकूं। एमबीबीएस के 5.5 साल हो चुके थे और अगर एक से ज़्यादा मैं इसमें अटेम्प्ट लगाता और फिर नहीं होता तो मुझे मुश्किल होता वापस डॉक्टरी की तरफ बढ़ने के लिए। तो मेरा ये था कि जो करना है इसी में करना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श सिंह है और मैं 2007 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ, उत्तर प्रदेश संवर्ग का। और आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से मैंने इस इम्तिहान की, इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, कैसे एग्ज़ाम दिया था, कहाँ कहाँ प्रिपरेशन की थी और ये जो पूरी जर्नी थी एक स्टूडेंट के रूप में, और कैसे फिर इस जर्नी से फिर हम लोग ने एग्ज़ाम की तैयारी करते करते एक अधिकारी के रूप में जो जीवन अब जो मैं व्यतीत कर रहा हूँ उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो शुरुआत में मेरे पिताजी वो नाइजीरिया में पोस्टेड थे, तो मेरा बचपन वहीं पर गुज़रा है और लगभग 5-6 साल की उम्र में हम लोग वापस आए, इंडिया वापस आए और स्कूलिंग फिर हमारी यहाँ पे शुरू हुई। शुरुआत में मेरी पढ़ाई प्रयागराज में हुई थी और उसके बाद फिर नोएडा और दिल्ली में। तो अगर मैं सम अप करूँ मेरी जो स्कूल की लाइफ थी, स्कूल का जो मेरा एजुकेशन था, तो एक अच्छा स्टूडेंट था मैं। बहुत एक्सेप्शनल तो नहीं था, लेकिन हाँ अच्छे नंबर आते थे, अच्छा स्टूडेंट था। और जैसा कि होता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि अगर आपके नंबर अच्छे आते जा रहे हैं तो क्लास 10th में जब आपके पास ये विकल्प होता है कि आप साइंस लें, कि आप मैथ्स लें या आप ह्यूमैनिटीज़ लें, अगर आपके नंबर 85% से अच्छे आते हैं तो आपको साइंस मैथ्स के साथ लेना पड़ता है। 80 से 85% के बीच में है तो साइंस बिना मैथ्स के, और उससे कम है तब आप ह्यूमैनिटीज़ पे जाते हैं। मेरी दिलचस्पी हमेशा ह्यूमैनिटीज़ की तरफ थी। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी, जितने भी पॉलिटिकल साइंस मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन क्योंकि नंबर 85% से ऊपर थे तो सबने कहा कि नहीं, आप साइंस लीजिए, मैथ्स के साथ लीजिए और डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए। तो वही फिर जर्नी आरंभ हुई। 11वीं कक्षा में साइंस लिया, मैथ्स के साथ लिया। मैथ्स मेरी हमेशा से थोड़ी कमज़ोर रही थी। 10वीं में भी जो नंबर आए थे, बाकी सब में तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन मैथ्स में 70-71 कुछ नंबर आए थे। तो 11वीं में जब पहुँचे, आप सभी लोग जानते होंगे कि ख़ास तौर से सीबीएसई के सिस्टम में क्लास 10 से क्लास 11th के बीच में जो डिफरेंस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है। जो लेवल होता है उसमें एक बिल्कुल सी चेंज आ जाता है क्लास 10 से क्लास 11th के बीच में। तो वही हुआ मेरे साथ भी। क्लास 11th में पूरे साल मैंने स्ट्रगल किया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब में स्ट्रगल किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैथ्स में मैं अंत में क्लास 11th में फ़ेल हुआ, जो फाइनल एग्ज़ाम था। अब क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर थे और हाफ सेमेस्टर थे उसमें जस्ट पास हुआ था, इसलिए ओवरऑल तो किसी तरीके से पास था, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम था उसमें मैं फ़ेल था। फिर जब 12th क्लास में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अच्छा, और ये भी शुरू हो गया था क्योंकि जो हमारे एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं और जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कोचिंग इत्यादि भी शुरू हो जाती है क्लास 11 से ही। तो क्लास 11th में जैसा सबने कहा, बड़ों ने कहा, बाकी स्टूडेंट्स ने कहा, तो एमबीबीएस की कोचिंग शुरू कर दी। क्योंकि पिताजी डॉक्टर थे तो एक नेचुरल रूट जो था वो मेरे लिए यही था कि मैं भी एक डॉक्टर बनूँ। तो 11th में एमबीबीएस की कोचिंग भी शुरू कर दी। तो एक तरफ तो आप स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जो स्कूल के बाद आप कोचिंग भी जा रहे हो, तो एक डबल प्रेशर वो चलता रहा क्लास 11th में। 12th में मैंने ये निर्णय लिया कि पहले मुझे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है अपने 12th के एग्ज़ाम्स पर। जो सीबीएसई के क्लास 12th के एग्ज़ाम्स होंगे, पहले मैं उन पे फोकस करूँगा, बाकी चीज़ें बाद में देखूँगा, क्योंकि दोनों हो नहीं पा रहा था मुझसे। तो क्लास 12th में मैंने कोचिंग छोड़ दी और मैंने पूरी तरीके से फोकस और कंसंट्रेट किया। और वीकनेस थी मेरी, इसमें कोई शक नहीं है कि साइंस और मैथ्स दोनों मेरी वीकनेस थी, लेकिन एक जुनून की तरह मेहनत किया,
जितना जहाँ से इनपुट्स ले सकते थे वो सारे इनपुट्स लिए और कोशिश करते करते फिर फाइनली ये हुआ कि क्लास 12th में जब फाइनल एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें अच्छे नंबर आए। अगेन मैथ्स में ही थोड़े कम नंबर आए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर आए और फाइनली क्लास 12th का एग्ज़ाम जो है वो अच्छी तरीके से उसमें रिज़ल्ट्स आने के बाद फिर अब सोचा कि अब फोकस करते हैं MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पे। MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया क्लास 12th के जस्ट बाद होते हैं और 100% फेलियर रिकॉर्ड रहा। किसी भी एक भी एग्ज़ाम में सक्सेस मुझे नहीं मिली। एक को छोड़ के, एक मणिपाल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी मिला तो BDS मिला, MBBS नहीं मिला। तो बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये गलत फहमी हो गई थी जब क्लास 12th में अच्छे नंबर आए थे कि बहुत आसानी से जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर ये निर्णय लिया कि अब एक साल ड्रॉप करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से कोशिश करेंगे कि हम MBBS के क्वालिफाई करें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को। तो एक साल ड्रॉप किया, बहुत मेहनत की। मुझे याद है उन दिनों में कि मैं अलार्म लगाकर सोता था, तो अगर दोपहर में जैसे सो रहा हूँ मैं आधे घंटे के लिए, तो मैं एक मग्गा रखता था पानी का। जैसे ही अलार्म बजता था, नींद आती रहती थी, तो मैं उस मग्गे में से पानी निकाल कर अपनी आंखों पे छिड़क लेता था कि नींद जो है वो भाग जाए। तो ये करते करते फिर जब एक साल ड्रॉप करने के बाद फिर से जब एंट्रेंसेस दिए तो एज़ लक वुड हैव इट कि ऑलमोस्ट सभी जगह पे सिलेक्शन हो गया और मैंने उसमें प्रवेश किया। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इंडिया का आई थिंक टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में से एक वो आता है। तो लगा कि अब बस जितनी पढ़ाई होनी थी वो सब हो चुकी है, अब लाइफ एकदम बन गई है। तो जैसे ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया, ये जो गलतफहमी थी कि अब सारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, वो गलतफहमी बहुत जल्दी टूट गई। इसमें मुझे कोई हिचक नहीं कहने में कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा था पूरे MBBS में, और जितने भी एग्ज़ाम्स थे उसमें जस्ट अबाउट पास ही होता था। तो जब फाइनल ईयर आ रहा था तभी से मुझे लगा कि दिस कैनॉट बी माई कॉलिंग। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। और बचपन से जो यूपी बिहार का जो लड़का होता है उसके दिमाग में, मन में बचपन से ये होता है कि उसे IAS बनना है, IPS बनना है, क्योंकि हमारा जो परिवेश है, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें हमेशा यही होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। जब भी लाइट जाती थी, बिजली जाती थी, पहले बहुत बिजली कट होती थी, नोएडा में रहते थे, प्रयागराज में रहते थे, तो जो सबसे पहला चीज़ दिमाग में ये आती थी कि DM के घर में तो लाइट आ रही होगी। तो ये जब सोचते थे तो उस समय फाइनल ईयर के समय मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। एक ये भी थोड़ा सा फैक्टर था कि मेरी जो बड़ी बहन थी उनका भी सिलेक्शन हुआ था इनकम टैक्स में, 2000 बैच से हैं वो, तो उनको भी देखा था तो लगा था कि चलो वो कर सकती हैं तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो फाइनल ईयर में मैंने ये निर्णय लिया। अब इसमें प्रश्न ये आया कि अपने पिताजी को कैसे बताएं, क्योंकि उनकी तो ये ड्रीम थी कि बेटा हमारा डॉक्टर बन के, उनका खुद का हॉस्पिटल था, उसको चलाएगा। तो बहुत डरते डरते मैंने अपने पिताजी से ये ज़िक्र किया कि मैं अब इस लाइन को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने तुरंत इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो फाइनल ईयर में ये निर्णय मैंने ले लिया था कि मुझे UPSC का एग्ज़ाम देना है। फिर आती है बारी इंटर्नशिप की। अब जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं की है, इंटर्नशिप आप सब जानते हैं कि 4.5 साल MBBS की जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है हर मेडिकल कॉलेज में। सब जगह में थोड़ा अंतर है, बट लेकिन दिल्ली में जो इंटर्नशिप होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजेस में, उससे रिगरस इंटर्नशिप कहीं नहीं होती है। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं होती है, क्योंकि उन 365 दिनों में से समस्त छुट्टियां मिलाकर, इंक्लूडिंग संडेज एंड दिवाली, होली, सिर्फ 12 दिन छुट्टी मिलती है। आपको 353 दिन काम करना है, और जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो कई बार 48 घंटे लगातार होते हैं, 48 और कई बार 72 घंटे लगातार होते हैं। तो इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती है। माने हम लोग वी यूज़ टू कंसिडर आवरसेल्व्स लकी अगर हम लोग किसी दिन सुबह 8 बजे पहुँचे और हम लोग रात 8-9 बजे वापस आ जाए, तो हमें लगता था कि आज तो हम जल्दी छूट गए हैं। तो ये स्थिति होती थी। UPSC एग्ज़ाम में उस समय, हमारे समय में 2 सब्जेक्ट्स होते थे। तो अब सब्जेक्ट्स की बारी आई। तो एक तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं मेडिसिन के सब्जेक्ट्स नहीं लूँगा, मैं साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मुझे एक्सेल करना है तो मुझे वो लेना है
जिसमें मेरा हमेशा से मन रहा है। तो सब्जेक्ट्स चयन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहले जो सब करते हैं मैंने भी वही किया कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको पहले उठाया, कुछ लोगों से बात की। तो पहले मैंने जो सब्जेक्ट्स चुने थे वो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था। कारण उसका ये था कि उसमें कोचिंग बहुत आसानी से मिल जाती है, मटेरियल बहुत आसानी से होता है। फिर थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर ये रियलाइज़ किया कि नहीं, इसको हमें नई बात बन रही है इसमें। फिर फाइनली सेटल किया कि हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी मैंने चूज़ किया अपना प्री में पहला ऑप्शनल, और सोशियोलॉजी जो है सेकंड ऑप्शनल। अब कोचिंग लेने की बारी आई। जैसा मैंने कहा, इंटर्नशिप इतनी ज़्यादा हेक्टिक थी कि उसमें कोचिंग एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कैसे करना है। तो अक्टूबर 2005 में इंटर्नशिप के 2 महीने बचे थे, तब कोचिंग शुरू होती है। तो वो मैंने फिर लिया, वाजीराम में कोचिंग लिया साइकोलॉजी की। मुकुल पाठक जी थे उस समय वहाँ पे पढ़ाते थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको सर आप, उनकी 2 से 5 क्लास होती थी, 2 से 4.5 क्लास होती थी, और वो लंबी खींचती थी, और 5 से मेरी जीएस की क्लास थी। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि आप लोग जीएस करना है तो आप लोग सुबह वाली क्लास करिए, क्योंकि मैं 4:30 बजे नहीं छोड़ूंगा, इट विल एक्सटेंड। तो बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप 5 बजे तक छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सुबह का जीएस नहीं कर सकता हूँ, मुझे 5 के बाद ही करना है। तो खैर वो मान गए। तो अब शुरू किया, क्योंकि इंटर्नशिप भी साथ में चल रहा था, तो ये भी था, सब कुछ बहुत मुश्किल था, तो बीच में डाउट्स भी आ रहे थे। तो फर्स्ट इंस्टेंस मुझे याद है, एक टेस्ट हुआ था साइकोलॉजी का, मुकुल पाठक जी ने कंडक्ट किया था। इट वाज आई थिंक इन नवंबर ऑफ 2005, नवंबर या दिसंबर। उस टेस्ट के लिए इंटर्नशिप के साथ करते करते वही मुझे याद है, मैं बैठा रहता था ओपीडी में या फिर वार्ड में, और जो टाइम मिलता था उसी में किताब थोड़ा बहुत जो नोट्स होते थे वो पढ़ता था। वो टेस्ट दिया, उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आए, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। मुकुल पाठक जी ने पूरे क्लास के सामने कहा कि ये कौन है। उन्होंने मेरा पेपर उठाया, एंड देन उन्होंने पूरी क्लास को ये बताया कि अगर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। तो वो इतना बड़ा मोरल बूस्टर था, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कहना, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं था साइकोलॉजी सब्जेक्ट, पहली बार मैं पढ़ रहा था, तो बहुत डाउट्स भी थे। उसके बाद दिसंबर में इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, फिर बहुत फुल फ्लेजेड तरीके से एकदम कर लिए। एक जो दिमाग में मेरे ये था कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट ही मेरा फाइनल अटैम्प्ट है, बिकॉज आई हैड नो, आई शुड से कि मेरे पास इतना लीवे नहीं था, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं और अटैम्प्ट इसमें दे सकूँ। MBBS के 5.5 साल हो चुके थे, और अगर एक से ज़्यादा मैं इसमें अटैम्प्ट लगाता और फिर नहीं होता तो मुझे मुश्किल होता वापस डॉक्टरी की तरफ बढ़ने के लिए। तो मेरा ये था कि जो करना है इसी में करना है। प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स अच्छा निकला। उस ज़माने में इंटरनेट जस्ट आया था, तो हम लोग को प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के आंसर्स भी ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल तुरंत आ जाते हैं, हमें एक एक आंसर को सर्च करना पड़ता था, एक एक क्वेश्चन को। साइबर कैफ़े में जाके आधे घंटे का 15 रुपये लगता था, तो उसमें गूगल से आंसर्स कुछ निकलते थे, कुछ नहीं भी आते थे। तो ऐसे करते करते, बट एनीवेज प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया। फिर मेंस की बारी आई। सोशियोलॉजी भी नया सब्जेक्ट था, कभी नहीं पढ़ा था, तो उसको भी किया। साइकोलॉजी था, सब कुछ किया। फाइनली फिर मेंस में भी सिलेक्शन हो गया। यहाँ मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि जब मेंस का मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो अभी भी मुझे याद है, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैं जाता था, प्रयागराज में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पास बहुत सारे वो होते थे, पेन्स और स्केच पेन्स और ये सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जितनी मेहनत हम उस 3 घंटे में एग्ज़ाम के पेपर में करेंगे, वो मेहनत दिखनी चाहिए एग्जामिनर को, जो जब हमारा वो टेस्ट पेपर को इवैल्यूएट कर, एग्ज़ाम पेपर इवैल्यूएट कर रहा है। और वो मेहनत कैसे दिखेगी, जब आप एक एक आंसर में अपनी जान लगा देंगे। तो फिज़िकली भी एग्जॉस्टिंग होता था बहुत आंसर्स लिखना। और ये डिफरेंस मुझे लगता है कि यही डिफरेंस होता है जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप उसी आंसर में आप अगर मेहनत एग्ज़ाम पेपर में करेंगे, मेहनत का मेरा क्या मतलब है, जो आपके मेन पॉइंट्स है उनको आप अगर हाईलाइट करेंगे, अगर जहाँ ज़रूरत हो आप एक छोटा सा मैप बना देंगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप आंसर लिख रहे हैं, अगर आप ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा मैप बना देंगे उस समय के इंडिया का, उसमें इंडस रिवर को बना देंगे और उसमें साइट्स मार्क कर देंगे बहुत रफ, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने मतलब ही हैज़ गॉन बियॉन्ड द नॉर्मल। बियॉन्ड द नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सारी किताबों पढ़ के उसमें से कोट करना। बियॉन्ड द नॉर्मल ये है कि हमें उस आंसर में इतनी मेहनत करनी है कि जो कि दिखे।
और बाकी जो बच्चे मुझे याद है कुछ जो बैठे रहते थे अगल बगल में, उसमें से एक आध देखा करते थे कि इतने सारे पेन और स्केच पेन और इतनी मेहनत कैसे हो रही है। क्योंकि मेरे लिए जैसा मैंने कहा ये लास्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट और लास्ट ही अटेम्प्ट था। आई कुड नॉट अफोर्ड कि मैं 1 साल और इसमें अटेम्प्ट दूँ। तो खैर एक लास्ट टिप मैं और दूंगा इस एग्ज़ाम के बारे में। ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप कम किताबें पढ़िए लेकिन उनको बारंबार रिवाइज़ करिए और नोट्स बनाइए। जब नोट्स में की बात कर रहा हूँ, नोट्स बड़े पर्सनलाइज नोट्स होते हैं। आप किसी और के फोटोकॉपी नोट्स आप नहीं समझ सकते। नोट्स क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं, अगर आपके पास कंसाइज और पर्सनलाइज नोट्स होते हैं तो आप बहुत जल्दी पूरा सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। उसी प्रकार से किताबें जो हैं कम पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर आपको कोई एक ऐसी किताब है जिसमें से एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो प्लीज़ उसके कंसाइज नोट्स बना के आप अपनी मेन किताब में या अपनी जो अपनी नोट आप जिस बुक कॉपी में बना रहे हैं उसमें कर लीजिए। बहुत सारी किताबें देख के स्ट्रेस भी होता है, देन यू टेंड टू मतलब लूज फोकस। और ये गलती मैंने देखा बहुत सारे लोग करते हैं कि आप लोग बहुत स्प्रेड आउट कर देते हैं अपनी पढ़ाई। तो मेंस का हो गया। फिर जब इंटरव्यू की बारी आई तो मैं कभी भी बहुत अच्छा नहीं था बोलने में। मैंने ना स्कूल में ना कॉलेज में मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था। मुझे बहुत डर लगता था। मैं स्टेज पे खड़ा, स्टेज फ्राइट मुझे बहुत ज़बरदस्त होती थी। मुझे पता था इंटरव्यू मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और जो कोचिंग वगैरह भी की, मॉक इंटरव्यूज़ में दिए, उसमें भी कोई बहुत अच्छा मुझे फीडबैक नहीं मिलता था। मुझे यही मिलता था कि आप होप करिए कि आपके मेंस में नंबर अच्छे आएँ, क्योंकि इंटरव्यू तो ऐसे ही जाने वाला है। फिर इंटरव्यू के दिन जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब एंटर करते हैं कमरा तो एक ये धारणा थी कि जैसे आप एंटर करेंगे सामने लोग बैठे होंगे जो इंटरव्यू पैनल था। फॉर सम रीज़न ये किसी ने बताया नहीं था कि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो जो इंटरव्यू पैनल है वो लेफ़्ट साइड में होता है। आप जब इंटरव्यू करते हैं तो सीधे ब्लैंक वॉल होती है, देन यू हैव टू टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप बाएं मुड़ते हैं तब जाके इंटरव्यू तो पैनल बैठा रहता है। वही तो जो पहला वो था एंट्री थी, उसी से मैं इतना घबरा गया कि ये क्या हो गया, मैं गलत कमरे में तो नहीं आ गया हूँ। फिर जब मैं बैठा तो चेयरमैन थे और एक लेडी मेंबर थी, तो मैं उसमें भी घबरा गया कि मैं भूल गया कि पहले जो है लेडी मेंबर को विश करना होता है कि पहले चेयरमैन को विश करना होता है कि पहले पैनल को विश करना होता है। तो इट स्टार्टेड ऑन सच इतना मतलब डाइसी और हेजिटेंट नोट पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। एंड दैट इंटरव्यू वॉज बाद में जब मैं निकला तो मुझे ये लगा कि ये कंप्लीट फियास्को है, क्योंकि मुझे लगा कि जो आंसर्स मुझे आते भी थे मैं वो भी नहीं दे पाया। तो मैं बिल्कुल होपफुल नहीं था। मुझे लगा जो कह रहे थे लोग मॉक इंटरव्यूज़ में कि ख़राब जाएगा, वही ख़राब हुआ है और ख़राब जाएगा। और मैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी में फिर से लग गया। जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन नया नया अगेन इंटरनेट शुरू हुआ था। वेबसाइट तुरंत वो क्रैश हो जाती थी, तो पता तो चलता नहीं था। तो मैं बैठा हुआ था, खोल रहा था, खुल नहीं रहा था। फिर मेरा एक फ्रेंड और बैचमेट, मतलब MBBS का भी बैचमेट था जो कि UPSC एग्ज़ाम दे रहा था, उसने मुझे फ़ोन किया कि आपकी 47th रैंक आई है। तो विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर रोल नंबर से फिर से रिकन्फर्म किया, सब कुछ हुआ। एंड सरप्राइजिंगली इंटरव्यू में मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे नंबर आए थे 300 में से, लेकिन 168 नंबर आए थे जो कि अबव एवरेज नंबर थे। तो मुझे शायद ये लगता है कि मोर देन दी आंसर्स जो इंटरव्यू पैनल को अप्रिशिएट किया होगा, वो ऑनेस्टी अप्रिशिएट की होगी, वो इनोसेंस अप्रिशिएट की होगी। कई बार ये होता है कि जब हम लोग बहुत पढ़ लिख कर जाते हैं, बहुत मैच्योर होके जाते हैं, तो दैट मे बी द इंटरव्यू पैनल डज नॉट फील कि इस व्यक्ति को हम ट्रेन करके एक अच्छा अधिकारी बना सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें इनोसेंस दिखती है, उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा ठीक है, अभी इम्परफेक्ट है, लेकिन इसको ट्रेन करके हम अच्छा अधिकारी बना सकते हैं, तो शायद वो इनको अपील करता है। और आंसर्स में अगर आपको मतलब रटे रटाए और जो वैसे आंसर्स हैं जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, अगर हम वो ना दें तो शायद वो चीज़ इंटरव्यू पैनल को अपील करती है। सो दिस वाज द एंटायर जर्नी जब हम मतलब पूरी मेरी UPSC की। और इसके बाद हम लोग 18 अगस्त का दिन था, 18 अगस्त 2007, जब एकेडमी में हम लोग ने प्रवेश किया। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि UPSC जो क्लियर करते हैं वो बड़े जीनियस ब्रिलियंट किस्म के लोग होते हैं और वो हमेशा टॉप करते हैं, हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। अगर मैं आपको अपनी ही कहानी बताऊंगा तो मैं क्लास 11th में मैथ्स के फाइनल एग्ज़ाम में बुरी तरीके से फेल हुआ था। मतलब ये हाल था कि
मुझे लगता था कि कहीं मुझे क्लास रिपीट तो ना करनी पड़ जाए, लेकिन क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो गया था और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्ज़ाम में भी किसी तरीके से मैथ्स में पास हुआ था, तो स्कूल वालों ने 12th में प्रमोट कर दिया। और उसी प्रकार से एमबीबीएस एंट्रेंसेस में पहले साल में सारे एंट्रेंसेस में मैं फ़ेल हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं वो हमेशा टॉप करते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फेलियर से ही सीखते हो। उस 11वीं में मैथ्स के एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद मुझे ऐसा चोट लगा था, मैं बोलूँगा मैंने ये सोच लिया था कि अब कुछ भी हो, मुझे ये दिखाना है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जब 12th आया तो मैंने बहुत मेहनत की, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की, ख़ास तौर से मैथ्स में। और अगेन इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने टॉप नहीं किया मैथ्स में। मेरे नंबर डिसेंट आए, लेकिन मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं लाए। तो रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मैं आपको फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करना आपके हाथ में ज़रूर है, और कहीं ना कहीं कुछ और राह खुल जाती है। तो उस 12th की मेहनत ने मुझे ये भी कन्विंस किया कि जो मेरी ट्रू कॉलिंग है उसके लिए अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं ज़रूर उसको अचीव करूँगा। और शायद इसी का फ़ायदा हुआ कि यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ।